पूरी मैकेनिक्स का अगर सबसे आसान चैप्टर कोई है तो वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। बट हम आज तक इसी बात में उलझे पड़े हैं कि कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, कब कौन सा वर्क हुआ है, क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और कब क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब फोर्स वेरिएबल होगा, कब वर्क कांस्टेंट होगा, कब वेरिएबल होगा। और इन्हीं सब चीजों में उलझकर हम ना कभी वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन बना पाए, ना कभी उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए, और हमें ये चैप्टर जो है वो सबसे मुश्किल चैप्टर में से एक लगने लग गया। बट आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम का या वर्क एनर्जी पावर का कोई भी सवाल हो, तुम चुटकी बजाते ही सॉल्व करोगे। इस तरीके से अगले 25 से 30 मिनट में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सारे कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट करके जाऊंगा। इस बात की 100% गारंटी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस पर, और इस 21 डेज की फिजिक्स की रीनीट की कमबैक सीरीज के अंदर, जहां पर मैं आपको मात्र 21 दिनों में पूरी फिजिक्स जीरो से हीरो तक पढ़ाने वाला हूं, रिवाइज करवाने वाला हूं, अलग अलग प्रकार के सवाल करवाकर हर चीज आपको वापस दोबारा समझाकर कॉन्सेप्ट क्लिक करवाने वाला हूं, जिसके अंदर आज का हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी थ्योरम। बट आज का वर्क एनर्जी पावर जो है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने एनएलएम और काइनेमेटिक्स का वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या होता है भाई कार्य या वर्क? तो बहुत सिंपल सी बात है, कार्य का मतलब जो आप काम कर रहे हैं, अभी मैं लिख रहा हूं वो एक काम है। बट मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, अब उसके गुणनफल को जो हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। यानी कि वर्क तभी काउंट होगा जब आप फोर्स भी लगाएं और उसके रिजल्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट भी आए। यानी कि अगर एक दीवार है उसको आप 10 घंटे से धक्का मार रहे हैं, आपने 10 घंटे बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बट अगर वो दीवार आगे नहीं खिसकती है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य या वर्क जो है वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको 3 फॉर्मूला से वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला तब यूज होगा जब फोर्स जो है वो वेरिएबल हो। सर वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के साथ या पोजीशन के साथ चेंज होता हो, और आपको मैथमेटिकली ऐसे फोर्स जो है वो इस एक्स की फॉर्म में दिखाई देंगे, 3x² इस टाइप से। तो उस टाइम पर फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा F.ds, और लिमिट लगाएंगे आप S1 से S2, कहां से कहां तक चलने में आपको इतना काम करना पड़ा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला या तीसरा फॉर्मूला जो है वो तब वेरिएबल काउंट होगा जब फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो, और तब हमारा फॉर्मूला होगा W=F.s, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का स्केलर डॉट प्रोडक्ट करे या फिर अदिश गुणनफल करे तो हमें क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। या फिर W=Fs cos थीटा भी हम लिख सकते हैं। एक सवाल आपके सामने है, तीनों फॉर्मूलों पे एक एक हम सवाल करेंगे ताकि आपके तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला है F=3i + 4j + 5k। ठीक है, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट अगर z डायरेक्शन में होता है तो W कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है सर। अगर हमें क्या निकालना हो माय डियर फ्रेंड, हमें W निकालना हो तो हमें F डॉट, देखो F डॉट हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये पहले समझना होगा। तो सर पहले कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है ये देख लो। तो सर फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि x के साथ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा? हमें 2 फॉर्मूले होंगे, F.s या फिर Fs cos थीटा। तो हमें F.s लगाना होगा क्योंकि यहां पर किस फॉर्म में दिया हुआ है? वेक्टर फॉर्म में ये दे रखा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, F कितना है सर? 3i + 4j + 5k, और S कितना है वो हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है सर, 10 मीटर तो S दे रखा है और डायरेक्शन Z दे रखी है, यानी कि 10k। I और J का कोई मतलब नहीं रहा, तो आंसर आ जाएगा 50 जूल। क्या बहुत सिंपल सवाल था? यस सर। क्या आगे बढ़ा जाए? यस सर। फोर्स है 3x + 4। अब ये x के साथ वेरिएबल है, फोर्स कैसा है? वेरिएबल है, तो हम W का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x1 से x2 तक F.dx का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 से x2 तक। तो x1 कितना है? 0 से 2 मीटर तक किया गया कार्य कितना है? तो मैंने लिमिट लगा दी 0 से 2 तक। फोर्स कितना है? 3x + 4 का dx। इंटीग्रेशन आपको करना है, तो कैसे करेंगे सर इंटीग्रेशन? भाई साहब इंटीग्रेशन तो आता ही होगा आपको, फिर भी मैं कर दिखा देता हूं। 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3x² / 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 4x, लिमिट 0 से 2 तक। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 3/2, पहले 2 अंदर रखेंगे फिर 0 अंदर रखेंगे, तो 4 - 0 प्लस 4 × 2, तो आंसर आ जाएगा, 2 बार कट गया था, 6 + 8 कितना आ गया? 14 जूल जो है वो आपका आंसर आ गया। एक और सवाल देखना भाई, एक और सवाल क्या है? ये फोर्स को हटाओ, इस फोर्स का काम नहीं है। ठीक है, देखना भाई, सवाल है बहुत सिंपल सा। एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक पड़ा हुआ है,
एक ऐसी सरफेस पे पड़ा है जहां पर फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है, इस कारण आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है और 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये 10 न्यूटन का अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन बाय 10 न्यूटन फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, तीन फोर्सेस के कारण अपन को वर्क निकाला है। सर हम इतनी बात तो जानते हैं कि वर्क आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको फोर्स पता होगा, बट सर हम यहां पर कौन सा फोर्स यूज करें, क्या 10 न्यूटन यूज करें या फिर एक फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो पीछे भी लग रहा होगा या फिर एक नीचे mg फोर्स ग्रेविटेशन नीचे भी लग रहा होगा, तो हम कौन से फोर्स को यूज करें सर? तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा पूछा है। जैसे कि यहां तीन सवाल पूछे, पहले में क्या पूछा है, 10 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य, तो बहुत सिंपल है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, देखो W इक्वल्स टू हम लगा देंगे, यहां देखो ना तो फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, ना वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला बचता है सर Fs cos थीटा। कौन सा फॉर्मूला बचता है, Fs cos थीटा। तो W इक्वल्स टू F कितना है 10, S कितना है 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो W इक्वल्स टू आ जाएगा 50 जूल। ठीक है, दूसरा सवाल देखना, दूसरा पूछा फ्रिक्शन फोर्स के कारण। सर सबसे पहले तो हमें फ्रिक्शन लग कितना रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो क्या फ्रिक्शन निकालना बहुत सिंपल है, ये कितने का 2 kg का, क्या 20 नीचे लग रहा होगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऊपर एक और नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो कि n होगा, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 20 न्यूटन। ठीक है सर n क्यों निकाला, क्योंकि फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है म्यू इंटू n होता है, ये कल की वीडियो में अपन ने पढ़ा था, म्यू कितना है 0.3 इंटू n कितना है 20, तो आंसर आ जाएगा 6 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स अपन को मिल गया, तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं, क्या वर्क निकाल सकते हैं, यस सर, तो 6 इंटू 5, और अब यहां पर एंगल कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि cos 180, cos 180 कितना होता है -1, तो W इक्वल्स टू आ जाएगा -30। सी mg फोर्स द्वारा किया गया कार्य, तो mg फोर्स तो नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल, और डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल है माय डियर फ्रेंड, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू तो सर 0 होती है, तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या फोर्स वर्क के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले के ऊपर हमने सवाल एक एक कर लिया या नहीं, तीनों के ऊपर एक एक सवाल हमारा हो चुका है, और कैसे वर्क होता है वो हमने क्लियर कर दिया है। हम आगे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है माय डियर फ्रेंड। तो ये कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट पर किए गए सभी कार्यों का योग, सभी वर्क का एडिशन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सर W ऑल यानी कि सारे वर्क का मतलब क्या, आज तुझे समझाता हूं। यहां पर मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक फोर्स काम नहीं कर रहा है, मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहला काम कर रहा है ये 10 न्यूटन का जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है, दूसरा इसके ऊपर फ्रिक्शन काम कर रहा है, तीसरा इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स या फिर संरक्षिबल, फ्रिक्शन इज एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फिर असंरक्षिबल, और 10 न्यूटन इज एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल। तो यहां पर अलग अलग फोर्स काम कर रहे हैं जिस कारण अलग अलग वर्क हो रहे हैं, और उन सभी वर्क का जो टोटल है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, और यहां से पूरा जाल शुरू होता है। अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, आप कभी वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे। ये इक्वेशन क्या कहती है, W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W ऑल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एक सवाल आपके सामने है, 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, 10 kg का एक ब्लॉक है, जिसको 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक मूव किया जाता है, उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है, तो वर्क कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है सर, वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा के। सर आपने यहां पर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वर्क क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में किसी बात का जिक्र नहीं किया है। अगर क्वेश्चन में कुछ जिक्र नहीं किया तो अपन एक ही फोर्स मानते हैं, वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो W इक्वल्स टू डेल्टा के लिख दिया, डेल्टा के कितना हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो m और v की वैल्यू रखिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। एक और सवाल है, s इक्वल्स टू t की पावर 3/3 फर्स्ट 2 सेकंड में किया गया कार्य। सर फर्स्ट 2 सेकंड में यानी कि सर क्या t1 इक्वल्स टू 0 होगा, यस सर। सर क्या t2 इक्वल्स टू 2 सेकंड हो जाएगा, यस सर। तो हमें अगर 0 पर v1 मिल जाए और 2 सेकंड पर v2 मिल जाए, तो क्या हम आसानी से इसी फॉर्मूले का यूज कर आंसर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। बट क्या हमें v1 और v2 निकालने होंगे सबसे पहले, बिल्कुल निकालने होंगे सर। तो कैसे निकालेंगे, सुनना मेरी बात। क्या हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, डिफरेंशिएशन करके आप निकाल सकते हो। तो वही काम यहां भी करना है। v इक्वल्स टू इसका वो करेंगे तो कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर बाय 3, तो यहां से ये कट गया, तो t स्क्वायर जो है वो आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब मैं v1 निकालने के लिए t की वैल्यू कितना रखूंगा 0, तो v1 मेरे पास 0 आ गया, और v2 कितना आ गया
क्या 4 मीटर पर सेकंड आ गया, क्या 4 मीटर पर सेकंड आ गया। V1 और V2 मेरे सामने है, तो वर्क इक्वल्स टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। m की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है तो m ही मान लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो डिस्प्लेसमेंट से कैसे निकालना है वो भी सीखा और डायरेक्ट कैसे निकालना है ये भी सीखा। नेक्स्ट एक चीज वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर में अक्सर इसके ऊपर सवाल आता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम यानी कि संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है सर। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला रट लेना, P इक्वल्स टू रूट टू एम के। के क्या है काइनेटिक एनर्जी, पी क्या है मोमेंटम या संवेग, तो P इक्वल्स टू रूट टू एम के अगर आपने रट लिया तो आपका काम हो जाएगा। और सवाल अक्सर पूछा जाता है चेंज के ऊपर, तो एक रिमार्क आपके लिए है, समझ लेना। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि पहले काइनेटिक एनर्जी इतनी थी बाद में इतनी हो गई तो चेंज कितना आया, या फिर आपको पूछे कि काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी बाद में इतनी हो गई तो उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया, तो चेंज या परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है सुनना। पहले काइनेटिक एनर्जी 10 थी, अब 20 हो गई, कितना चेंज आया 10 का आया सर, कैसे पता पड़ा 20 माइनस 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल से अपन को पता पड़ता है चेंज कितना हुआ। नेक्स्ट परसेंटेज चेंज कितना हुआ ये पूछा गया, तो मैंने बोला पहले 10 थी अब 20 हो गई तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो तुम क्या बोलोगे 100% सर। पहले 10 थी अब 20 हो गई, डबल हो गई, कैसे निकाला, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपन इनिशियल इंटू 100। तो तूने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल अपन इनिशियल इंटू 100। भाई पहले 20 थी, पहले 10 थी फिर 20 हो गई, तो यही किया, इसलिए तेरा आंसर क्या आ गया 100%। तो तुम मुंह से तो ऐसे निकाल लिया, बट वो मुंह से अपन नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, बाकी आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चेंज ध्यान रखना। अब ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अगर मोमेंटम को हमने 2% इंक्रीज कर दिया और m को अगर हमने 4% डिक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो सुन मेरी बात, P इक्वल्स टू रूट टू एम के था, ठीक है, तो क्या यहां से K इक्वल्स टू में P स्क्वायर अपन 2m लिख सकता हूं, क्या P स्क्वायर अपन 2m लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो सुनना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज तो अपन जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू 2 इंटू मोमेंटम में परसेंटेज चेंज, मोमेंटम में परसेंटेज चेंज प्लस मास में परसेंटेज चेंज। भले मास नीचे हैं पर करेंगे हमेशा क्या, प्लस ही करेंगे, मास में परसेंटेज चेंज। तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 इंटू पी को क्या किया बढ़ाया है तो 2, ठीक है, प्लस इसको क्या किया कम किया है, कितना कम किया 4% कम किया है तो -4 कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 0, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को भी आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा की। तो बहुत सिंपल सी बात है, दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो कोई भी आपका एक रेफरेंस है जो कि मैंने मान लिया ये, और नॉर्मली हम मानते हैं अर्थ, तो अर्थ से h हाइट आप ऊपर गए तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी +mgh, और नीचे गए तो कितनी होगी -mgh। क्या सिंपल सी बात है, यस सर। स्प्रिंग के लिए कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई है L0, अगर उसको आपने F फोर्स लगाकर खींचा और उसकी लंबाई में x वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, पहले L0 थी अब x वृद्धि हो गई, तो जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, kx के बराबर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, हाफ kx स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। सर क्या हम इस फॉर्मूले को और अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। k को आप रिप्लेस कर दीजिए f/x से, या फिर x को आप रिप्लेस कर दीजिए f/k से, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक सवाल आपके सामने पेश, आपको समझ में आ जाएगा। दो स्प्रिंग A और B दे रखी है, A के ऊपर अगर आप F फोर्स लगाते हैं तो उसमें x मीटर की वृद्धि होती है, वहीं B के ऊपर आप 2F फोर्स लगाते हैं तो 3x की वृद्धि होती है। तो आप दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताइए। तो अगर मैं UA लिखना चाहूं तो हाफ kx स्क्वायर लिख सकता हूं, बट क्या मुझे k दे रखा है, नहीं दे रखा है, पर f दे रखा है सर, तो f इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब, kx होता है। तो क्या मैं k को f/x लिख सकता हूं, यस सर। तो अगर मैं एनर्जी का नया फॉर्मूला बनाना चाहूं तो हाफ k/x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x कट गया तो मेरे पास u इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ fx। तो ये आ गया मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे लिखना है रेशो। तो सुन मेरी बात, ये तो कांस्टेंट है, दोनों में कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं UA/UB इक्वल्स टू FA/FB इंटू XA/XB, क्या ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो FA/FB, A का F है और B का 2F है, वहीं X जो है वो इसके लिए X है और इसके लिए 3X है, तो X से X कैंसिल, F से F कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप के सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संरक्षी बल या फिर असंरक्षी बल क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और उनके द्वारा किया गया कार्य या वर्क कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो समझना भाई,
कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल कौन से होते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया कार्य या जिनके द्वारा किया गया वर्क डन जो होता है वो उनके पाथ पर डिपेंड ना करे, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, ऐसे फोर्सेस को अपन क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। उसके एग्जांपल हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और मैथमेटिकली एक बात ध्यान रखना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो भी ऑपोजिट माइनस में किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी वाला केवल कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। एक सवाल है, m द्रव्यमान या m मास का कोई ब्लॉक है जिसको अगर हाइट h1 से h2 तक ले जाए तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है सर? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो क्या माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है? यस सर। तो माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनल कौन सी हो गई? माइनस mgh2 और इनिशियल mgh1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या बहुत सिंपल सवाल था? यस सर। दूसरा, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और क्लोज लूप के लिए कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य हमेशा 0 होता है सर। नेक्स्ट बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या असंरक्षी बल कितना होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे फोर्स जो पाथ पर डिपेंड करे, जैसे कि फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, एयर रेजिस्टेंस, तो जितने भी ये रोकने वाले, बाधा डालने वाले फोर्सेस है वो सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है या फिर असंरक्षी बल है, और जितने भी नॉर्मल ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक है, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, एक सवाल आपके सामने है, अगर एक पार्टिकल ए से बी तक जाता है 3 पाथ के थ्रू, ठीक है, तो तीनों के द्वारा अगर कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य W1, W2 और W3 है, तो तीनों में रिलेशन निकालिए। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स नॉट डिपेंड ऑन पाथ, तो तीनों का केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है, तो W1, W2 और W3 बराबर हो जाएंगे। बट नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो सर पाथ पे डिपेंड करता है, यानी जितना लंबा पाथ उतना ज्यादा कार्य, तो W3 जो है वो W2 से ज्यादा, W1 से ज्यादा होगा और आखिर में W2 होगा। तो इस तरीके से आपके दोनों के लिए आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। अब तक हमने पढ़ा वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो इतनी बात हमारी क्लियर है सर कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। तो हम जानते हैं सर W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के होता है। तो W ऑल में कौन आ गए? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल, ये तीनों फोर्सेस आ गए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ना क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन का जिक्र किया है, अगर जिक्र नहीं किया है तो हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितने मानेंगे? 0 मानेंगे। उनके द्वारा किया गया कार्य कितना मानेंगे? 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स की भी बात नहीं की है तो हम क्या मानेंगे? उसको भी 0। पर की है तो आपको इस इक्वेशन को यूज करना है, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा के। बट अगर नहीं किया है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही मैदान में है, तो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, तो के माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा के हो जाएगा, और डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू 0, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल इनटू प्लस फाइनल हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल आपके सामने है, एक ब्लॉक को देखना भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं। एक ब्लॉक 2 kg का है जिसको 20 मीटर हाइट से नीचे फेंका गया, यानी कि u इक्वल्स टू कितना है? 0। जब भी फेंका गया ऐसे शब्द यूज होता है, या फिर छोड़ा गया, तो छोड़ा गया मतलब क्या? आपने कोई फोर्स लगाया क्या? नहीं लगाया, आपने ड्रॉप किया है केवल, तो ड्रॉप किया है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? 0। और क्वेश्चन में अगर एयर रेजिस्टेंस की जिक्र किया है तो उसको यूज करो, नहीं किया नहीं करना यूज। तो ध्यान रखना, जब भी ड्रॉप किया या फिर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है तो W एक्सटर्नल कितना होगा? W एक्सटर्नल 0 होगा। ठीक है, तो देखो 10 से ये टकराया, तो सिंपल सी बात है सर, यहां हमें ये बात समझ में आती है कि ये तो है V और ये है U और ये है H। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, यानी कि क्या? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है। यस सर, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू क्या? डेल्टा के होता है। यस सर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो निकाल सकते हो? यस सर। क्या माइनस डेल्टा यू होगा? यस सर, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव अपन को निकालना है और डेल्टा के लिखना है। तो अब सुनना मेरी बात, कैसे करेंगे? तो अपन को वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव अगर निकालना है, क्या मैं इसको डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बोल दूं? क्या मैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बोल दूं? बोल दो सर। डेल्टा के कितना होगा? हाफ इंटू एम कितना है? 2 इंटू वी स्क्वायर, तो V2 100 माइनस 0, तो ये क्या मैं 100 लिख दूं? यस सर, प्लस डेल्टा यू mgh2 माइनस mgh1, तो h2 तो कितना होगा? 0, क्योंकि हाइट 0 आ गई जब वो नीचे टकराया तब, तो 0 तो हो गया mgh2, और mgh1 कितना होगा? 2 इंटू जी 10 20,
20 इंटू 20 400, तो माइनस 400 ये हो गया। तो 2 से 2 तो कट गया, तो ये आ गया 100 माइनस 400 यानी कि माइनस 300 जूल। सर माइनस में आंसर क्यों आया? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है माय डियर फ्रेंड, इस कारण माइनस 300 जूल आपका काम आ गया। किसके कारण? एयर रेजिस्टेंस के कारण। तो क्या इस टाइप के सवाल अब आप कर सकते हैं कि अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में या फिर हमें एनर्जी कंजर्वेशन में कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना है, W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा K कर देना और जहां कंजर्वेटिव फोर्स हो वहां डेल्टा U माइनस में लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देखिए, धुआंधार सवाल है। एक चेन है जिसका मास m और l, लेंथ l है, ठीक है, उसका 1/n भाग जो है वो नीचे लटक रहा है। अब मैंने ये बोला कि मैंने इसको धीरे से उठाकर रख दिया यहां पर, तो उस रखने में कितना काम किया गया? तो सुनना, अगर तुमने उठाकर उसको रखा है यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और वही अपन को पूछा है, तो मैं ये बोल दूं W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल। आपको हमेशा ये इक्वेशन तो लिखनी है इक्वल्स टू डेल्टा के। यहां पर नॉन कंजर्वेटिव की कुछ बात नहीं की है तो हटा दो सर, और W एक्सटर्नल जो है वो अपन को निकालना है कि आपने उठाकर यहां रखा तो कितना काम करना पड़ा। तो मैं W एक्सटर्नल जो आपको निकालना है, क्या वो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा? यस सर, क्योंकि यहां माइनस डेल्टा यू आएगा, वो उस साइड जाता है प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमको मिल गई। अब इसको हमको सॉल्व करना है बहुत आराम से, क्योंकि कोई गलती अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन ने इक्वेशन सही बना ली है। और मेन चीज होती है इक्वेशन बनाना। तो सुनना मेरी बात, पहले ये ऐसी थी, दूसरी ये ऐसी होगी। अब मेरी बात सुनना, क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया? क्या चेन को हमने उठाकर यहां रखा हुआ, वेलोसिटी की कहीं बात की गई? नहीं की गई। तो क्या काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा जीरो है? दोनों जीरो है, क्योंकि न पहले चल रहा था न बाद में चल रहा है, दोनों बार वेलोसिटी जीरो है। पहले ये यूं पड़ी थी, उसको उठाकर यूं रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वही W एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी। तो ये तो और सिंपल सवाल हो गया सर कि आप केवल U2 माइनस U1 दोनों बार की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, ये है इसकी इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी इनिशियल कंडीशन है। तो इसके दो भाग हैं, पहला भाग जो ऊपर पड़ा है और नीचे पड़ा। अपन को ऊपर पड़ा है उस भाग के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि वो जमीन से कांटेक्ट में, अपन इसको मान रहे हैं रेफरेंस, इस पॉइंट को अपन रेफरेंस मांग रहे हैं, पर इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी सर। और दूसरी कंडीशन तो ऐसी है कि पूरी की पूरी चेन इधर रख दी, तो पूरी चेन यहां पड़ी है, मतलब कुछ हाइट नहीं है, कुछ हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे के लिए जीरो। तो U2 तो यहां से अपन को पता पड़ गया कितना है, जीरो। U1 अब अपन को निकालना है। U1 कैसे निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स? सुनना, इसकी टोटल लेंथ थी L, ठीक है, तो इतने भाग की लेंथ कितनी होगी? क्या L/N के बराबर होगी? यस। इसका पूरा जो भार था वो कितना था? सुनना भाई, पूरा M मास जो था, जो पूरा कैपिटल M मास की लेंथ थी L, यानी कि मैं ऐसा बोल दूं कि L लेंथ के लिए, मैं ऐसा बोल दूं कि L लेंथ के लिए मास कैपिटल M था, ठीक है। तो L/N लेंथ के लिए, L/N लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? L/N लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? M इंटू L/N। क्या इतना मास हो जाएगा? क्या इसका मास जो है वो अपन को मिल गया, लेंथ अपन को मिल गई। तो अब क्या U निकाल सकते हैं? यस सर, U इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? M। तो M की जगह में ML/N लिखूंगा, G का तो G, और हाइट कितनी है इसकी? हाइट कितनी मानेंगे? देखो टोटल लेंथ है N/2, बट इसकी हाइट कहां से लेंगे? इसके सेंटर ऑफ मास से, यानी कि इसके आधी दूरी से, तो L/2N से लेंगे। कहां से? L/2N से। तो यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा U इक्वल्स टू कितना? mgl स्क्वायर अपन 2n स्क्वायर। ये आंसर आ गया। W एक्सटर्नल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? mg माइनस mgl स्क्वायर अपन 2n स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या बहुत सिंपल सवाल तो नहीं, बट क्या बहुत अच्छा सवाल है। कैसे किया समझ में आया भाई? ठीक है, आगे बढ़े क्या? पावर बचा है बस, बाकी सब कंसेप्ट कंप्लीट है अपना। तो पावर देखना भाई, शक्ति क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, कार्य करने की दर को अपन शक्ति कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ वर्क को अपन क्या बोलते हैं? पावर कहते हैं। तो P इक्वल्स टू W/T होता है। दो टाइप की पावर डिफाइन की जाती है, पहला एवरेज पावर और दूसरा होता है इंस्टेंट पावर। तो एवरेज पावर क्या होता है? तो W टोटल अपन टाइम टोटल को एवरेज कहते हैं, और इंस्टेंट मतलब dW/dt। क्या मैं dW को F.ds भी लिख सकता हूं? यस सर। और ds/dt को क्या मैं v लिख सकता हूं? तो अपने को एक और फॉर्मूला मिल गया, P इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू F.v। अब एक सवाल है मेरे सामने, सुनना भाई। एक फोर्स F इधर लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस R है, वो इधर लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस के कारण फोर्स पीछे लग रहा है R, और एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है, और A वेलोसिटी V0 वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है। तो पावर कितनी होगी? तो P इक्वल्स टू सर क्या F डॉट, क्या F डॉट V होता है? क्या F डॉट V होता है? यस सर। तो P इक्वल्स टू फोर्स कितना हो जाएगा सर? नेट फोर्स F माइनस R होगा, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है तभी तो वो इधर जा रहा है, इनटू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? V0। तो ये आ गई आपकी पावर। और इस तरीके से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं।
तो ये पावर का भी जो कंसेप्ट था वो आपको कंप्लीट करवा दिया, और इसी के साथ हमने वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उसको 25 मिनट में आपके सामने पेश कर खत्म कर रख दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से, और हर कंसेप्ट को कवर करवाया गया है। आई एम 100% श्योर इस वीडियो को देख लिया, ये नोट्स में टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां से अगर तुमने रिवाइज कर अपने नीट के पिछले 15 साल के और जेईई मेंस के पिछले 3 साल के सवालों को कर लिया, 90% से ज्यादा सवाल आज के बाद नीट के पेपर में तुम बना लोगे। तुम कोई भी नीट का पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर तुम्हें कोई सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।